प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 3 आव्यूह मैट्रिक्स का अध्ययन करेंगे। तो यदि हम मान लेते हैं माना राम, श्याम और मोहन ये 3 मित्र हैं जो कि कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। मान लेते हैं राम के पास 5 किताब हैं और श्याम के पास किताबों की संख्या 3 है और मोहन के पास किताबों की संख्या 4 है। तो ये राम, श्याम और मोहन के पास क्रमशः किताबें हैं। इसी प्रकार राम के पास मान लीजिए 3 पेन हैं और श्याम के पास 5 पेन हैं, जबकि मोहन के पास 8 पेन हैं। तो ये क्रमशः इनके पेनों की संख्या है। तो इसको यदि हम सारणी के रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, राम, श्याम और मोहन ये 3 मित्र हैं जो कि कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। इनमें से क्रमशः राम ने, यदि किताबों की संख्या देखें तो राम ने 5 किताब, श्याम ने 4 किताब, राम ने देख रहे 5 किताब, श्याम ने 3 किताब और मोहन ने 4 किताब खरीदी हैं। जबकि पेन की संख्या अगर देखें तो क्रमशः राम ने 3 पेन, श्याम ने 5 पेन और मोहन ने 8 पेन खरीदे हैं। तो इस प्रकार से हम सारणी के रूप में दर्शा सकते हैं। इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका होगा, राम, श्याम, मोहन और इनके द्वारा क्रमशः खरीदी गई किताब, राम, श्याम और मोहन के द्वारा क्रमशः खरीदी गई यदि हम किताब और पेन देखें, किताब और पेन को यदि देखा जाए तो राम के द्वारा देख रहे हैं 5 किताब, श्याम के द्वारा 3 किताब और मोहन के द्वारा 4 किताब। जबकि पेन की संख्या यदि हम देखें तो राम के द्वारा 3 पेन, श्याम के द्वारा 5 पेन और मोहन के द्वारा 8 पेन खरीदे गए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारी पहली पंक्ति कहलाती है, पहली पंक्ति, और ये दूसरी पंक्ति। इसी प्रकार से यदि हम इसको देखें तो ये हमारा पहला स्तंभ कहलाता है। और ये हमारा दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। पंक्तियों को क्रमशः पहली पंक्ति के लिए प्रतीक R1, दूसरी पंक्ति के लिए R2, इसी प्रकार से पहले स्तंभ के लिए C1, दूसरे स्तंभ को C2 और तीसरे स्तंभ को C3 से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार यदि चौथा स्तंभ होता तो C4, पांचवा C5। इस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं या लिखते हैं। तो पंक्तियों को क्रमशः, पंक्ति चूंकि रो उससे प्रतीक हमारा R आया है और पहली पंक्ति के लिए R1, दूसरी पंक्ति के लिए R2, तीसरी पंक्ति होती तो R3। तो यहाँ पर देख रहे हैं राम, श्याम और मोहन के द्वारा 2 प्रकार की सामग्री अर्थात किताब और पेन, जिनको एक सारणी के रूप में दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से वस्तुओं को एक सारणी के रूप में व्यक्त करना या प्रदर्शित करना ही हमारा आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पर इन वस्तुओं को देख रहे हैं हम सारणी के रूप में यदि व्यक्त कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आव्यूह ए है, आव्यूह का हम प्रतीक ए के रूप में लिखें तो ए बराबर हमारा मिल जाएगा। तो ए में आप देख रहे हैं यदि हम इस दूसरे क्रम में देखें तो पहली पंक्ति में देख रहे हैं अवयव
5, 3, 4 और दूसरी पंक्ति में देखा जाए तो अवयव 3, 5 और 8 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आव्यूह तो अर्थात किताब और पेन राम, श्याम और मोहन के द्वारा जो खरीदे गए हैं तो उनको एक सारणी के रूप में व्यक्त करना ही आव्यूह कहलाता है। और यहाँ देख रहे हैं 5, 3, 4, 3, 5, 8 ये क्रमशः आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 5 हमारा पहली पंक्ति का पहला अवयव है, 3 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, जबकि 4 पहली पंक्ति का ही तीसरा अवयव है। इसी प्रकार इस 3 को देखें तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है और 5 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है, जबकि 8 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है। इसी प्रकार से देख रहे हैं ये हमारा पहला स्तंभ होता है C1 और ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। तो इस प्रकार से अब हम आव्यूह की कोटि को समझेंगे। आव्यूह की कोटि को अंग्रेजी में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम समझेंगे आव्यूह की कोटि कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यदि कोई आव्यूह दिया है, आव्यूह मान लीजिए हमारा A, जिसके अवयव मान लीजिए इस प्रकार से दिए हैं। पहला अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर इस आव्यूह की अगर हम कोटि की बात करें, इस आव्यूह की कोटि होती है पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति अर्थात 2 पंक्ति हैं। तो आव्यूह A की अगर कोटि हम समझें तो आव्यूह A की कोटि बराबर होगी पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या। तो देख रहे हैं 2 पंक्ति हैं इंटू स्तंभ की संख्या। यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, C1, C2, C3 3 स्तंभ हैं जबकि 2 पंक्तियां हैं। तो आव्यूह A की कोटि बनेगी 2 गुणे 3। इसी प्रकार से यदि कोई आव्यूह मान लीजिए दिया है, आव्यूह B बराबर 1, 2, 3 इस प्रकार से यदि दिया है और इस आव्यूह का क्रम या कोटि हमको बताना है तो इसमें देख रहे हैं 3 पंक्तियां हैं जबकि 1 स्तंभ है। तो इस आव्यूह B की कोटि मिलेगी। आव्यूह B की कोटि बराबर होगी, चूंकि देख रहे हैं यहाँ पर 3 पंक्तियां हैं और 1 स्तंभ है। तो इस आव्यूह B की कोटि 3 गुणे 1 प्राप्त होगी, जिसमें 1, 2, 3 ये आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। इस आव्यूह A में अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। आव्यूह के अवयवों को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं जैसे AIJ। तो यहाँ पर I से तात्पर्य है अवयव A आव्यूह की आईवीं पंक्ति में और J इसका मतलब जेवे स्तंभ में है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आव्यूह A हमारा बना है और आव्यूह A की कोटि मिली है 2 गुणे 3। इस अवयव 1, 1 की बात करें देख रहे हैं पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है। तो इस आव्यूह A के 1 के अवयव को हम लिख सकते हैं A1 1 इक्वल टू 1। यहाँ 1 1 से तात्पर्य है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। इसी प्रकार इस 2 को देखें पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है तो A1 2 इक्वल टू मिलेगा 2 और तीसरा अवयव देखें तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है इसलिए A1 3 इक्वल टू 3 मिल जाएगा। 4 देखें दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है तो इसको हम दर्शाएंगे A2 1 इक्वल टू 4 और 5 देख रहे हैं दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है तो इसको लिखेंगे A2 2 इक्वल टू 5। इसी प्रकार 6 देखें दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है तो इसको लिखेंगे A2 3 और A2 3 इक्वल टू मिलेगा 6। इस प्रकार से आव्यूह के अवयवों को लिखते हैं या समझते हैं। तो यहाँ पर A2 3 जो हमारा लिखा है तो ये 2 दर्शाता है कि अवयव दूसरी पंक्ति और 3 दर्शाता है कि तीसरे स्तंभ में है, अर्थात दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में अवयव है। इसके बाद हम यदि आव्यूह में कहता है अवयवों की संख्या दी है तो फिर हम उस आव्यूह में कितने संभव कोटि बन सकती हैं। हमारा एक प्रश्न दिया है
प्रश्न में कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 6 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं अवयव की संख्या 6 दी है, इसमें हमको बताना है कि इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। तो देखिए इसकी संभव कोटियों के लिए यदि हम देखें 6 के गुणनखंड करेंगे, एक गुणनखंड तो हमारा 1 × 6 हो जाएगा, एक संभव कोटि मिलेगी 1 × 6, अर्थात 1 × 6 से तात्पर्य है एक पंक्ति हो और 6 स्तंभ हो। दूसरा बन सकता है 2 × 3, 2 × 3 भी देख रहे हैं 2 6 अवयव मिलेंगे और इसकी कोटि 2 × 3 अर्थात 2 पंक्ति और 3 स्तंभ लिखे जा सकते हैं। तीसरा इसकी कोटि जो बनेगी वो हमारा 3 × 2 और चौथा 6 × 1। इस प्रकार से इसकी संभव कोटियाँ 4 प्रकार की होंगी। अगर हम इन्हीं को दर्शाएं, मान लीजिए इनको हम लिख सकते हैं। अगर लिखने का ढंग देखें तो जैसे मान लीजिए आव्यूह ए है, अगर इसको हम 1 × 6 के क्रम में लिखें तो इसके अवयव अगर देखें, अवयव मान लीजिए पहला हमारा A11, A12, A13, A14, A15 और A16। तो हमारा ये 1 × 6 क्रम का देख रहे हैं एक आव्यूह है। दूसरा 2 × 3, 2 × 3 क्रम का यदि हम आव्यूह लिखें, मान लीजिए B है, इसको यदि लिखा जाए 2 × 3 के क्रम में तो ये हमारा बनेगा A11, A12, A13, A21, A22 और A23। तो ये हमारा 2 × 3 क्रम का आव्यूह होगा। तो यहाँ देख रहे हैं इस क्रम का, इस आव्यूह की कोटि 1 × 6 है और यहाँ देख रहे हैं 2 पंक्ति 3 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि बनेगी 2 × 3। इसी प्रकार तीसरा 3 × 2 है, तो अगर हम 3 × 2 क्रम का आव्यूह लिखें, मान लीजिए C है और क्रम इसका 3 × 2, तो इसमें 3 पंक्तियाँ होंगी। A11 पहला अवयव, A12 दूसरा अवयव मिल जाएगा, फिर A21, A22 और A31, A32। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 पंक्ति हैं और जब 2 स्तंभ हैं तो ये हमारा 3 × 2 कोटि का आव्यूह होगा। और फिर देख रहे हैं 6 × 1 क्रम का यदि लिखें तो इसमें पंक्तियों की संख्या 6 है, 6 × 1 क्रम का आव्यूह इस प्रकार लिखेंगे। A11, A21, A31, A41, A51, A51, A61। तो ये आव्यूह हमारा देख रहे हैं, इस आव्यूह का क्रम है 6 × 1। इस प्रकार से यदि किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या दी हो तो उस अवयव की संख्या के आधार पर हम निकाल सकते हैं कि उसकी संभव कोटियाँ कितनी होंगी। जैसे 6 से हमने देखा 1 × 6, 2 × 3 और 3 × 2 और 6 × 1 क्रम की 4 कोटियाँ संभव हैं। अब हम आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे। आव्यूहों के प्रकार, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें सर्वप्रथम पंक्ति आव्यूह, जिसे अंग्रेजी में रो मैट्रिक्स कहते हैं, पढ़ेंगे। तो पंक्ति आव्यूह, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, मान लीजिए हमारा कोई आव्यूह ए दिया है 1, 2, तो देख रहे हैं इसमें केवल एक पंक्ति है, तो ये हमारा पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। दूसरा आव्यूह मान लीजिए लिखते हैं B = ABC, तो इसमें भी देख रहे हैं केवल एक पंक्ति है, इसलिए ये दोनों उदाहरण पंक्ति आव्यूह के हैं। इस आव्यूह में देखें तो इसकी कोटि 1 × 2 है, अर्थात एक पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। इस आव्यूह B में एक पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, तो इस आव्यूह B की कोटि 1 × 3 होगी। इसके बाद आगे हम स्तंभ आव्यूह पढ़ेंगे। स्तंभ आव्यूह अंग्रेजी में कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसकी परिभाषा यदि समझें, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें, तो उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो मान लीजिए हमारा आव्यूह A =
1 2। तो देख रहे हैं ये हमारा 2 गुणे 1 क्रम का है। इसमें 2 पंक्ति हैं और 1 स्तंभ है और इसकी कोटि 2 गुणे 1 होगी। चूंकि इसमें 1 स्तंभ है इसलिए यह स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। दूसरा उदाहरण इसी प्रकार यदि देखें, मान लीजिए आव्यूह बी में ए बी सी 3 अवयव हैं जो कि एक ही स्तंभ में हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 पंक्तियाँ हैं जबकि स्तंभ एक ही है, तो इसकी कोटि बनेगी 3 गुणे 1। तो देख रहे हैं दोनों उदाहरणों में स्तंभों की संख्या एक ही है, इसलिए ये हमारे स्तंभ आव्यूह के उदाहरण हैं। इसके बाद यदि हम तीसरा शून्य आव्यूह को अंग्रेजी में null R0 मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, मान लीजिए आव्यूह ए है जिसमें देखिए 0 0 0 0। तो देख रहे हैं इसमें 4 अवयव हैं और चारों अवयव शून्य हैं, इसलिए यह शून्य आव्यूह कहलाएगा। तो इसमें देख रहे हैं 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ हैं। तो क्रम की या कोटि की बात करें तो 2 गुणे 2 क्रम का होगा। एक और उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में यदि हम देखें 0 0 0 0, तो इसमें 6 अवयव हैं और सभी अवयव देख रहे हैं शून्य हैं। यहाँ पर 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ हैं। तो इसके कोटि की बात करें तो कोटि इसकी बनेगी 3 गुणे 2। चूंकि देख रहे हैं सभी अवयव शून्य हैं इसलिए यह शून्य आव्यूह कहलाता है। इसके बाद वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह अंग्रेजी में स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझेंगे वर्ग आव्यूह को। तो देखिए वर्ग आव्यूह में जिसमें क्या पंक्ति और स्तंभ दोनों समान हो, जैसे हम उदाहरण के रूप में यदि देखें, मान लीजिए 1 2 3 4। तो इसमें देख रहे हैं 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि 2 गुणे 2 होगी। तो देख रहे हैं पंक्ति और स्तंभ दोनों समान हैं, इसलिए यह वर्ग आव्यूह का उदाहरण है। दूसरा आव्यूह बी, यदि मान लें हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो देख रहे हैं इसमें कुल 9 अवयव हैं। तो यहाँ पर 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि 3 गुणे 3 होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 पंक्ति और 3 ही स्तंभ हैं, इसलिए यह वर्ग आव्यूह कहलाता है। इसके बाद 5वां प्रकार है आयताकार आव्यूह, अंग्रेजी में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आयताकार आव्यूह की परिभाषा समझेंगे। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या असमान हो उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या असमान हो अर्थात बराबर न हो उसे हम वर्ग आव्यूह, उसे हम आयताकार आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, मान लीजिए एक आव्यूह ए लेते हैं जिसमें 1 2 3 पंक्तियां हैं, जबकि स्तंभ अगर की बात करें तो 2 ही स्तंभ हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देख रहे हैं इसमें 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ 2 हैं। तो इसकी कोटि को अगर देखें तो इसकी कोटि बन रही है 3 गुणे 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या असमान है, इसलिए यह आयताकार आव्यूह है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं आव्यूह बी। मान लीजिए इसमें हम अगर 1 2 3 लिख दें, तो इसमें देख रहे हैं 1 पंक्ति है 3 स्तंभ हैं, इसका कोटि 1 गुणे 3 होगी। तो चूंकि देख रहे हैं पंक्ति और स्तंभ दोनों असमान हैं, इसलिए यह आयताकार आव्यूह कहलाएगा। इसके बाद हम 6ठा प्रकार देखते हैं इकाई या तत्समक आव्यूह। इसे एकांक आव्यूह के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो यदि किसी वर्ग आव्यूह, ध्यान देंगे, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों अर्थात एक हों, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई अर्थात एक हों और शेष अवयव शून्य हों उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम इकाई आव्यूह को देखें
तो मान लीजिए आव्यूह ए एक वर्ग आव्यूह जिसमें कह रहा मुख्य विकर्ण, तो देख रहे हैं आव्यूह 1 0 0 1, तो वर्ग आव्यूह है जिसमें ये हमारे मुख्य विकर्ण, ये हमारा मुख्य विकर्ण होता है। तो देख रहे हैं दोनों के अवयव इकाई हैं और शेष अवयव शून्य हैं, इसलिए यहाँ इकाई आव्यूह या एकांक आव्यूह या तत्समक आव्यूह या इसी को अंग्रेजी में यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारा इकाई आव्यूह है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 पंक्तियाँ और 2 ही स्तंभ हैं, तो इकाई आव्यूह हमारा एक वर्ग आव्यूह ही होगा जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई अर्थात 1 होंगे, शेष अवयव शून्य होंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हैं अर्थात 1 हैं, शेष अवयव शून्य हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 पंक्ति और 3 ही स्तंभ हैं। इस प्रकार से ये एक वर्ग आव्यूह है जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हैं और शेष अवयव शून्य हैं, इसलिए यह इकाई आव्यूह है। इसके बाद आप विकर्ण आव्यूह की बात करें। विकर्ण आव्यूह को अंग्रेजी में डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो विकर्ण आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण में अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। पुनः एक बार समझेंगे। विकर्ण आव्यूह की परिभाषा, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण में अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यदि देखें तो मान लीजिए कोई आव्यूह ए है जो कि हमारा 2 गुणे 2 क्रम का है, चूंकि वर्ग आव्यूह भी होगा 1 0 0 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं मुख्य विकर्ण में अवयव शून्य नहीं है, शेष अवयव शून्य हैं। इसके बाद ही हम कोई एक दूसरा उदाहरण भी देखते हैं जिसमें 1 0 0 0 3 0 और 0 0 5। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य नहीं है, शेष सभी अवयव शून्य हैं। तो ये भी हमारा विकर्ण आव्यूह का एक उदाहरण है। इसके बाद हम आदिश आव्यूह को परिभाषित करेंगे। आदिश आव्यूह को ही अंग्रेजी में स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यदि किसी विकर्ण आव्यूह के सभी विकर्ण के अवयव यानी मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर हों तो उसे आदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आदिश आव्यूह एक ऐसा विकर्ण आव्यूह है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव सभी अवयव समान होते हैं, उसे आदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, हमारा आव्यूह ए इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 2 हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं जिनका मान 2 2 है और शेष अवयव शून्य हैं। तो ये हमारा आदिश आव्यूह कहलाता है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण देखें, आव्यूह बी, मान लीजिए ए 0 0 ए। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं, शेष अवयव 0 हैं, अर्थात ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं वही आदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हमारे आदिश आव्यूह के उदाहरण हैं। इस प्रकार बच्चों आज हमने आव्यूह की संकल्पना, आव्यूह की कोटि, आव्यूह के अवयव और आव्यूह के प्रकारों का अध्ययन किया है। अगले अंक में हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।